जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन लॉज विद जाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम हर वेंसडे को आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। बावजूद पिछले वीक में भी प्रोग्राम नहीं हो सका था, इस प्रोग्राम में भी इस प्रोग्राम का जो एक्चुअल टाइम है वो तो 1 o'clock है, लेकिन आज भी बस मसरूफियत की वजह से 1 o'clock तक ये प्रोग्राम नहीं हो सका। लेकिन मैंने सोचा है कि मेरे चाहने वाले जो हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं और उनके जहन में ये होता है कि जी प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज बेशक प्रोग्राम लेट है, बिज़ी भी था, लेकिन मैं सोच रहा कि जी आज ये प्रोग्राम जो है वो मैं कर लेता हूँ इसमें। लेकिन इसमें मुझे आपकी थोड़ी सजेशन चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 1 o'clock का टाइम मैंने रखा हुआ है, तो उसमें नॉर्मली ये होता है कि फिर ऑफिस की बहुत सारी मसरूफियत हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से सम टाइम मैं स्ट्रगल करता हूँ कि 1 o'clock शायद वो प्रोग्राम जो है वो फिर उस तरह से नहीं हो पाता। तो अगर इस प्रोग्राम का टाइम चेंज कर लिया जाए और यूके के टाइम के मुताबिक अगर इसको अराउंड 6 o'clock कर लिया जाए, तो क्या ख्याल है? आप इसके बारे में मुझे सजेशन दें कि अगर इसको बेशक वेंसडे को ही 5-6 बजे के लगभग अगर हम कर लें तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये आपकी मुझे सजेशन चाहिए। अगेन आज 1 o'clock शुरू ना करने की फिर मैं बड़ी बड़ी माजरत करता हूँ। ये प्रोग्राम जैसा कि पता है आपको, आपके सवालात की रोशनी में मैं तरतीब देता हूँ, और जो सवालात आप ईमेल्स के ज़रिए, टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए और दीगर ज़राए से आप मुझसे पूछते हैं, कोशिश ये होती है कि उसके जवाबात आपको दिए जाएँ ताकि आपको पता चले कि ये क्या सिलसिला कार है। एक, क्योंकि अब यूके के अंदर जो है वो नया सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया है, उसके हवाले से 2-3 चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट, वो मैंने सोचा कि आज उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारी आ रही हैं, क्यूरीज भी आ रही हैं, लोग पूछना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में मैं चाह रहा हूँ कि आज आपको मैं बता दूँ। ठीक है, 2 चीज़ें जो हैं ब्रीफली उसके ऊपर मैं आज बात करूँगा। एक तो ये है कि आपको पता है कि जो नया पॉइंट बेस्ड सिस्टम यूके का, जो कि जनवरी 2021 से इम्प्लीमेंट होगा, उसके बारे में सवालात आ रहे हैं जी कि वो कैसे वर्क करेगा, क्या है उसमें सिलसिला कार। तो उसमें आप ये मैं आपको बताता हूँ कि जी देखें कि जो नया सिस्टम है, ये सिर्फ मैं वर्क रिलेटेड वीज़ा की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होगा कि उसमें आपको अब 70 पॉइंट जो है वो आपको करने हैं सिक्योर। अगर आप वर्क रिलेटेड वीज़े पे यूके आना चाहते हैं तो फिर आपको वो करने हैं। ठीक है जी, 70 पॉइंट। अब ये होंगे कैसे पॉइंट? पहले पॉइंट जो है 50, वो तो आपको हर सूरत में करने हैं। वो नॉन नेगोशिएबल, नॉन ट्रेडेबल पॉइंट हैं। वो कैसे पॉइंट हैं? नंबर 1 उसमें ये है जी कि आपके पास जॉब ऑफर होगी एक ऐसे एम्प्लॉयर की जो कि होम ऑफिस का अप्रूव्ड है। ठीक है जी, अगर आपके पास जॉब ऑफर मौजूद है तो आपको 20 पॉइंट मिल गए। ठीक है जी, अब अगर वो जॉब जो है वो एटलीस्ट ए लेवल्स, यानी लेवल 3 उसको हम कहते हैं, या ए लेवल्स आप कर लें उसको, वो स्किल्स के बराबर है, तो उसमें भी आपको जो है वो 20 पॉइंट मिल गए। ठीक है जी, ये हो गए आपके 40 पॉइंट। फिर आपका इंग्लिश टेस्ट पास करना ज़रूरी है, उसमें आपको अप्रोप्रिएट इंग्लिश आपको आनी चाहिए, तो उस इंग्लिश के पॉइंट मिल गए आपको 10। ठीक है जी, 20 + 20 + 10, ये हो गए 50 पॉइंट। ये 50 पॉइंट तो हर सूरत में आपको चाहिए होंगे, लेकिन इस 50 पॉइंट के बाद भी आप क्वालिफाई नहीं कर रहे, क्योंकि आपको कितने चाहिए? आपको चाहिए 70 पॉइंट। तो अब आप 20 पॉइंट जो हैं वो फर्दर वो कहां से आप लेंगे? तो उसके लिए फिर ये है जो ट्रेडेबल पॉइंट्स हैं उसकी तरफ आप जाएंगे। ठीक है, उसमें यह है कि अब देखें तो मिनिमम सैलरी थ्रेश होल्ड जो रखा गया है वो है 20,480, यानी जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसने आपको इतनी सैलरी तो देनी ही देनी है। ठीक है, तो अगर आपको जो है वो सैलरी जो है वो आपकी
20,400 है, तो उसमें क्या होगा, 480 जो है, तो उसमें आपको 0 पॉइंट है, ठीक है। इसका ये तो मिनिमम थ्रेशोल्ड ना, इस लेकिन अगर आपकी सैलरी जो है वो 25,600 हो जाती है एनुअल ग्रॉस, उसमें आपको 20 पॉइंट मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। तो 50 वो हो गए और 20 ये आपने जब कर लिए, तो ये आपके पास कितने पॉइंट हो गए, ये आपके पास 70 पॉइंट हो गए। नाउ यू क्वालिफाई, ठीक है। लेकिन इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली बात है, जो कि आपको कम लोग आपको बताएंगे, वो इस तरह से है कि जरूरी नहीं है कि आपको जो है वो 25,600 पाउंड आपकी जॉब सैलरी मिल गई, डेफिनेटली 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलने हैं, नहीं। ये डिपेंड करेगा आपकी जॉब की नेचर के ऊपर। मसलन अगर सपोज करें कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है, ठीक है जी, मैकेनिकल इंजीनियर्स को जो यहाँ का एम्प्लॉयर है उसने कहा जी कि मैं आपको 26,500 पाउंड जो है वो साल की तनख्वाह दूंगा। लेकिन अब ये जो मैकेनिकल इंजीनियर है उसकी यहाँ पे जो मार्केट के अंदर जो उसकी सैलरी चल रही है वो है ऑलमोस्ट आई थिंक 33,500 के लगभग। तो अब क्योंकि मार्केट में उसकी तनख्वाह 33,500 के लगभग है और एम्प्लॉयर जो है वो उसको आल्दो 25,600, लेकिन फिर भी उसको 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो मार्केट के अंदर उस जॉब की मार्केट का रेट चल रहा है उसके मुताबिक आपको पैसे मिलेंगे, तो फिर आपको एडिशनल 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़हन में रखें। लोग ये समझते हैं कि अच्छा जी हम जाएंगे तो अगर हमारी वेज जो है वो 25,600 होगी तो 20 पॉइंट जो ट्रेडेबल पॉइंट है वो हमें मिल जाएंगे और हम जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मसलन एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर को अगर आप 25,600 पाउंड जो है वो आप देते हैं, तो ये तो मार्केट वैल्यू से, मार्केट के अंदर जो सैलरी है उससे कम है, तो लिहाजा वो फिर 20 पॉइंट जो ट्रेडेबल पॉइंट है वो आपको नहीं मिलेंगे। वो उस जॉब के जो मार्केट रेट होंगे उसके ऊपर आपका जो होगा वो, अगर आपकी सैलरी होगी तो फिर आपको 20 पॉइंट एक्स्ट्रा जो है वो मिलेंगे और उससे आप ये कर सकते हैं। फिर जनाब दूसरी बात यह है कि अगर किसी को सपोज करें जो मिनिमम थ्रेश होल्ड है वो है 20,480 पाउंड, अगर ये मिला है लेकिन उसके पास पीएचडी है, ठीक है, अगर उसके पास पीएचडी है सर्टेन सब्जेक्ट के अंदर, तो फिर उसको 20 पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा ट्रेडेबल पॉइंट मिल जाएंगे और उसके 70 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है जी। इसमें ऑब्वियसली अगर आपके पास साइंस में है, बायोलॉजी में है, केमिस्ट्री में है, मैथ्स में है, ठीक है जी, इकोनॉमिक्स में है, जियोग्राफी में इवन है, इस पे साइंसेस जो है ज़्यादा, उसमें ये है कि अगर इसमें आपकी पीएचडी है तो वो आपको 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है जी, तो आपके 70 पॉइंट होंगे। अब दूसरी बात यह है कि सपोज करें कि ना तो आपकी जो सैलरी है वो 25,600 का जो थ्रेश होल्ड है उसको पूरा करती है और ना ही आपने पीएचडी की हुई है, तो फिर आप 20 पॉइंट कहाँ से लेंगे। तो फिर जो 20 पॉइंट है उसके लिए अगर आपकी जॉब जो है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, यानी वो जॉब जो जिनकी यहाँ पे शॉर्टेज है, मतलब कोई मैथ का टीचर है, कोई इस तरह से टेक्नीशियंस है, कोई रेडियोलॉजिस्ट है, कोई इस तरह से जिनकी यहाँ पे वो एक लंबी लिस्ट है जो होम ऑफिस ने रखी हुई है, अगर उसमें आपकी जॉब जो है वो, या फिर ये है कि न्यू एंट्रेंट है किसी ऐसे रिमोट एरियाज में जहाँ पे कि वो जो आपकी जॉब है उसकी शॉर्टेज है, तो वो 20 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस हवाले से ये 20 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके 70 पॉइंट हो जाएंगे और वंस आपको 70 पॉइंट मिल जाएंगे तो फिर आपका यहाँ पे वीज़ा हो जाएगा। आई होप कि ये थोड़ा सा ब्रीफली जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी, लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन जो है वो रह गया हो तो वो आप प्लीज़ मुझे टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, नंबर जो है वो जो पोस्टर आ रहा होता है उसके नीचे लिखा होता है उसमें भी आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और ईमेल वगैरह जो है वो आप मुझे
कर सकते हैं उस पे अंदर। ठीक है जी। दूसरा जिसके बारे में मुझे इस वीक में ज़्यादा पूछा गया था वो है एक नया वीज़ा अगस्त में जो है वो होम ऑफिस ने इंट्रोड्यूस कराया था, वो है हेल्थ एंड केयर वीज़ा। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने जो है वो मुझसे पूछा है कि जी ये हेल्थ एंड केयर वीज़ा जो है ये क्या है, कैसे है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, फीस वगैरह जो है, तो वो भी मैं आपको ब्रीफली इस प्रोग्राम में बता देता हूं ताकि आपको पता चल जाए उस पर। ठीक है। अगेन पहली बात तो वो यही है कि आपके पास एक अप्रूव्ड एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर होना चाहिए। अब ये क्या होगा, क्योंकि ये इस वीज़े का नाम ही है हेल्थ एंड केयर वीज़ा, तो इस पे एम्प्लॉयर जो है वो होगा या तो आपका एनएचएस होगा, ठीक है जी, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि एनएचएस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है जी। मसलन हो सकता है कि जैसे रेडियोग्राफी है या ये अल्ट्रासाउंड है या इस तरह से प्राइवेट सेक्टर में है जो कि कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं एनएचएस से, और एनएचएस को वो अपनी सर्विसेज जो हैं वो फिर प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी सर्विसेज जो है अगर वो एनएचएस को प्रोवाइड कर रही है तो वो भी उसमें आ जाती है। तीसरा फिर ये इसमें यह है कि एक ऐसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम करते हैं या जो आपका एम्प्लॉयर है जो कि प्रोवाइड करता है एडल्ट सोशल केयर। ये यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे मसलन सम टाइम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं और तरह की जो अडल्ट सोशल केयर ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो एम्प्लॉयर है वो भी आपको जॉब ऑफर जो है वो कर सकता है। तो ये वो मोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर इनमें से आपके पास जो है वो जॉब ऑफर है तो फिर आप जो है वो हेल्थ एंड केयर वीज़े के अंदर आ जाएंगे, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि जिसमें डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, हेल्थ प्रोफेशनल हैं, ठीक है जी, अडल्ट सोशल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। तो ये आपको जो है वो हो जाएगा इसमें। ठीक है जी। ये आपको पता है ये आपके एम्प्लॉयर हैं। फिर इसमें जो अप्रोप्रिएट सैलरी है इसमें जो आज थोड़ा सा मिक्सअप ना कर दीजिएगा, जो पहले मैं बात कर रहा था पॉइंट बेस्ड सिस्टम वर्क रिलेटेड वो अलहदा है। ठीक है। ये जो हेल्थ एंड केयर का वीज़ा है ये अलहदा है। उसमें जो मैंने आपको बता दिया जो मिनिमम थ्रेश होल्ड है सैलरी का वो अलहदा है। तो ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ इसका अलहदा है। इसमें जो मिनिमम थ्रेश होल्ड है वो है 30,000 पाउंड, कि जो एम्प्लॉयर होगा उसने आपको एटलीस्ट 30,000 पाउंड जो है वो आपको उसने सैलरी देनी है और उसके बाद वो इसका आपका करेगा। ठीक है जी। तीसरा फिर ये है जी कि आपकी जब आप अप्लाई करेंगे तो आप ने करना क्या है कि इसमें इंग्लिश टेस्ट पहले तो हो गया आपका, वो एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर करेगा 30,000 की एटलीस्ट, फिर आपने इंग्लिश टेस्ट जो है वो पास करना है। इस कैटेगरी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो है B1 लेवल की। ठीक है। आइल्स B1 लेवल फॉर पर्पस ऑफ इमिग्रेशन। ठीक है। वो आप करेंगे इसके लिए। फिर तीसरी जो इसमें कंडीशन है वो है मेंटेनेंस। अगर तो आपका एम्प्लॉयर जो है वो A रेटेड है, ये जब आप एम्प्लॉयर लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो उनके जो लाइसेंस होते हैं उनको A या B कैटेगरी के लाइसेंस जो है वो कहा जाता है। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो A रेटेड है तो फिर आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपकी मेंटेनेंस की अंडरटेकिंग दे देता है कि जी मैं 1 महीने के लिए इनकी अंडरटेकिंग जो है वो करूँगा। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो B रेटेड है, ठीक है, तो फिर उसमें क्या है, फिर आपको अपनी ही मेंटेनेंस शो करने की वो क्या करनी है, वो आपने बतानी है जी कि आपके पास 945 पाउंड फॉर 90 डेज, कि ये आपके पास 945 पाउंड जो है फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज जो है वो आपके अकाउंट में मौजूद है। ठीक है जी। वो जो एम्प्लॉयर ने अंडरटेकिंग देनी है वो भी 945 ही है, लेकिन फॉर 1 मंथ जो है वो मौजूद होगी। तो इसलिए ये वो मेंटेनेंस है जो कि आपने बतानी है। ठीक है। यानी एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर करेगा, क्या करना होना चाहिए और आपके पास मेंटेनेंस होने चाहिए। ये मेन इसकी रिक्वायरमेंट है अगर आप हेल्थ एंड केयर वीज़े के तहत आना चाहते हैं। ये भी अगेन
वीज़ा इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आपका वीज़ा 3 साल से कम मुद्दत के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको बताता है तो उसकी फ़ीस जो है वो सिर्फ 232 पाउंड है, यानी 232 पाउंड अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको 3 साल से कम अरसे के लिए जो है वो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट इशू करता है। लेकिन अगर आपका स्पॉन्सर जो है वो आपको 3 साल या उससे ज़्यादा का लाइसेंस वो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट इशू करता है तो उसकी जो फिर होम ऑफिस की फ़ीस है वो 464 है, जो कि अगेन फिर ज़्यादा नहीं है। इसमें जो मज़े की बात है वो ये है कि इसमें जो अब जितनी भी हम इमिग्रेशन एप्लीकेशंस करते हैं उसमें आपको इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्जेस यानी NHS के उर्फ़े आम में कहा जाता है, उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते। लेकिन इस वीज़े के लिए, हेल्थ एंड केयर वीज़े के लिए, आपको क्या करना है कि आपको कोई IHS NHS के पैसे जो हैं वो पे नहीं करने। ये सिर्फ अगर 3 साल से कम का है तो क्या है 232, अगर ज़्यादा है तो 464 फीस जो है वो आप ने करनी है। तो ऑब्वियसली इसमें फिर जो तीसरी चीज़ है ये 5 ईयर इसकी ड्यूरेशन है। 5 ईयर्स तक आप इस वीज़े के ऊपर काम करेंगे और उसके बाद ये सेटलमेंट है इसके ऊपर। जब तक आप अपने इसमें एडिशनल जॉब आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने स्पॉन्सर एम्प्लॉयर जो है उसके साथ काम आप शुरू नहीं कर लेते उस वक्त तक आप सेकंड जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये भी मोटी मोटी सी बातें मेरे ख्याल में सारी चीज़ें मैंने जो है कवर कर दी हैं। इंग्लिश टेस्ट कर दिया है मैंने, सैलरी मैंने बता दी है आपको, जॉब ऑफ़र जो है वो मैंने आपको बता दिया है, फ़ीस मैंने आपको बता दिया है, और जो ड्यूरेशन है इस वीज़े की वो मैंने आपको बता दी है। तो ये नाज़रीन आज ब्रीफ सा बजाय इसके कि मैं छुट्टी करता आप लोगों से, आज जो है क्योंकि मैंने जैसे बताया है कि ऑफिस की मसरूफियात कुछ ऐसी होती हैं कि 1 o'clock जो मैंने टाइम इसका रखा था, मुझे लग रहा है कि उसमें थोड़ा आई एम स्ट्रगलिंग विद दैट पर्टिकुलर टाइम। तो आप मुझे सजेस्ट करें कि जी टाइम को रख लें ऐसा को 5-6 बजे का, ताकि उसमें हम जो हैं वो कर लें सारा सिलसिला कार। तो अगर आपकी सजेशन जो है, क्योंकि ये आपका प्रोग्राम है, आपके सवालात की रोशनी में तरतीब देता हूँ, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा कि काम की बर्डन की वजह से सम टाइम 1 o'clock पे हो नहीं पाता, छुट्टी हो जाती है या इस तरह से कोई सा, तो मैं सोच रहा था कि अगर ऑफिस टाइमिंग के बाद कोई टाइम जो है वो रख लिया जाए तो शायद मैं आप लोगों की ज़्यादा खिदमत जो है वो कर सकूँ। तो आप अपनी राय दें इस पे, फिर देखते हैं। इसके ऊपर अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन अगर जो भी इसके ऊपर अगर कोई चेंजिंग्स आएंगी तो सर्टनली आप ZMC नेटवर्क जो है इसको लाइक करें, इसको आप जो हैं वो फॉलो करें, तो वो मैं उसके ऊपर अपडेट कर दूंगा कि अगले वेडनेसडे को ये प्रोग्राम जो है वो कितने बजे किया जाएगा। इसी तरह से आप जो है वो अगर YouTube में ZMC TV आप करें और उसको आप सब्सक्राइब करें तो उसमें भी मेरे आने वाली जितनी भी लॉ से रिलेटेड या दीगर जो भी वीडियोज़ जो हैं वो आप लोगों तक पहुँच जाएंगी। आप लोगों का तावन करने का और आप लोगों का इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। टिल नेक्स्ट वेडनेसडे अपने भाई, अपने दोस्त जाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। टिल नेक्स्ट वेडनेसडे अपना अपने गिरदो नवाह के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वेडनेसडे को। बहुत शुक्रिया।